हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक वेरी 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 इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। तो थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का नाम है सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी, या फिर इसको बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम। चाहे इसको सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी बोल लो, चाहे क्या बोल लो, रैंक नलिटी थ्योरम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिए। स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ़ VF एंड WF आर वेक्टर स्पेस एंड T V2W इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज, साथ में इस बात को ध्यान में रखिए, सपोज V इज ऑफ डिमेंशन n। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो V की डिमेंशन है वो कितनी है? n। इस बात को ध्यान रखिए। अगर कहता है प्रूव दैट रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी किसके बराबर आना चाहिए? डिमेंशन ऑफ वी। दैट मीन किसके बराबर? एन के बराबर आ जाए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, रैंक के बारे में बताया था, नल्टी के बारे में बताया था, नल स्पेस के बारे में बताया था और रेंज स्पेस के बारे में बताया था। जो रैंक निकलता है वो कहाँ से आता है? रेंज स्पेस से। नल्टी कहाँ से आती है? नल स्पेस से। नल स्पेस में जितने भी एलिमेंट पड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? नल्टी। और रेंज स्पेस में जितने भी एलिमेंट पड़े होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जो, वो उसको क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ टी। ठीक है। अब इस बात का एक ध्यान रखिए कि इस थ्योरम में जो भी असल में चीज़ लिखी जाएगी वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होगी? सारी की सारी डेफिनेशन, नल स्पेस, रेंज स्पेस, बेसिस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड एक थ्योरम यूज होगी एक्सटेंशन थ्योरम। ये चीज़ों का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन बातों के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जो मैंने पहले थ्योरम करवाई है, वो दे सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। प्रूफ द सिंस नल स्पेस एंटी इज़ अ सब स्पेस ऑफ VF। हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था, नल स्पेस जो होता है वो क्या होता है? सब स्पेस होता है किसका? V का। ये मैंने बताया था कि V अगर T पे डिपेंड करता है, T कहाँ से? V से W तक है, तो नल स्पेस कहाँ से आता है? V से आता है। एंड VF क्या है? फिनाइट डिमेंशनल। अब इस बात को देखिए, अगर V मेरे पास क्या है? फिनाइट डिमेंशनल। अब मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि नल स्पेस किसका सबसेट होता है? V का। अगर V का नल स्पेस सबसेट है तो पक्का नल स्पेस भी फिर क्या होगा? फिनाइट डिमेंशन का। दैट मीन एंटी इज ऑल्सो फिनाइट डिमेंशनल। ठीक है। अगर डिमेंशन इसकी फिनाइट है तो मे बी, अब फिनाइट कहने का मतलब क्या है कि जहाँ तो इसकी डिमेंशन, जो नल स्पेस में एलिमेंट जाएंगे, जहाँ तो जितने एलिमेंट V में हैं पूरे के पूरे उतने चले जाएंगे, जहाँ फिर क्या होंगे? उससे कम जाएंगे। मैंने एक नंबर डिफाइंड कर दिया, वो क्या डिफाइंड कर दिया? P। दैट मीन नल स्पेस में कितने एलिमेंट है? P। डिमेंशन मीन्स कि इसमें कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। मैंने मान लिया P। कंडीशन क्या लगा दी? P जहाँ तो क्या रहेगा? N से छोटा रहेगा, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा N के बराबर आ सकता है, मीन डिमेंशन ऑफ V के बराबर आ सकता है। अब डिमेंशन इसकी P है तो दैट मीन नल्टी कितनी आ गई इसकी? P होगी आपके पास। अब हमें पता कि अगर कोई भी, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बेसिस एंड डिमेंशन में, कि अगर हमारे पास कोई भी फिनाइट डिमेंशनल सब स्पेस हो, ठीक है, फिनाइट डिमेंशनल जब वेक्टर स्पेस हो, तो उसके पास हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है? एक बेसिस एग्जिस्ट करता है हमारे पास। एग्जिस्टेंस थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई फिनाइट डिमेंशनल हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो उसके पास क्या होता है? हमेशा एक बेसिस होता है उसका। तो यहाँ पे नल स्पेस जो हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा है सब स्पेस है, और ये भी पढ़ लिया कि फिनाइट है। इसका मतलब नल स्पेस के पास एक बेसिस होगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? P एलिमेंट। जितनी उसकी डिमेंशन है उतने क्या होंगे? बेसिस में एलिमेंट होंगे। हमने एक बेसिस डिफाइंड कर लिया। B1 क्या कर दिया? V1 V2 अप टू सोन VP, मतलब जितने नल्टी थी उतने ही बेसिस में एलिमेंट आएंगे। दैट मीन ये क्या गया? बेसिस किसका? नल स्पेस का। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि बेसिस में जो नल स्पेस में एलिमेंट जाते हैं उसकी इमेजेस के कहाँ पे जाती है? W में 0 के पास। जब भी T लगेगा किसके पास जाएगा? 0 के पास।
TV2 भी क्या आ गया 0, अप टू सोन TVP भी क्या आ गया 0 आपके पास। ये डेफिनेशन लगी है नल स्पेस की यहाँ पे, कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है, ये वाला सारा क्लियर करवाया हुआ है ये वाला। अब हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि हमें पता है कि बेसिस जो होता है, बेसिस की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक क्या होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा क्या होता है वो लीनियर स्पैनिंग। जो भी बेसिस की लीनियर, मान लो ऐसा हमारे पास एक बेसिस है तो उसके पास क्या होगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और उसका पूरा का पूरा स्पैनिंग सेट क्या बना देगा, V बना देगा हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे P एलिमेंट लिए हैं B1 में, ठीक है। P अगर तो N के बराबर आ रहा है तो वो पक्का पूरा V को जनरेट कर जाएगा, ये तो ठीक है। अगर ये P जो है N के बराबर नहीं है तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन थ्योरम में इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ कि एक्सटेंड करके क्या बना सकता हूँ, एक बेसिस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिसके पास एक लीनियर स्पैनिंग होती है, ठीक है, तो इसको क्या करा जा सकता है, एक्सटेंड करके क्या बनाया जा सकता है, V बनाया जा सकता है पूरा का पूरा। इसका मतलब इसमें P एलिमेंट है तो इससे P से आगे वाले P+1 कब कहाँ तक एलिमेंट ले सकते हैं, N तक, जितनी V की डिमेंशन है। तो मैंने क्या कर सकता हूँ, इसे वी कैन एक्सटेंड द बेसिस सेट B1 टू द बेसिस सेट B2। ये B2 किसका बेसिस बनेगा, अब V का। इस पॉइंट को नोट रखना हो कि B2 किसका बेसिस बन रहा है, V का, जिसमें एलिमेंट कितने होंगे, L एलिमेंट। मतलब अगर हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, जैसे ये B1 बेसिस था तो B1 पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो इसे मैं एक्सटेंड करके क्या बना सकता हूँ, बेसिस बना सकता हूँ, जो क्या करेगा, पूरा का पूरा V को जनरेट कर देगा मेरे पास। तो अब इसमें एलिमेंट ये तो पक्का आएंगे V1 VP तक कि एलिमेंट ले लिए, इसके आगे वाले कौन से होंगे, P+1 P+2 अप टू सोन Vn बी दी बेसिस ऑफ Vf। अब ये किसका बेसिस है, V का। इस पॉइंट को रिमार्क लिखना, इसको हैश डाल देते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ तक ये प्रूव कर दिया कि जो नलिटी में एलिमेंट जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, P। अब नल स्पेस के बारे में तो मुझे पता लगा कि इसमें P एलिमेंट जाएंगे। अब मुझे एक प्रूव क्या करने रह गया कि उसका रैंक जो आना है वो कितना आएगा, अब N-P। बिकॉज मुझे प्रूव क्या करना है कि रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T किसके बराबर आनी चाहिए, N के। तो ये कब होगा, N कब आएगा, ये तो P आ गया, तो ये कितना होना चाहिए पक्का, N-P। अब मैंने रैंक T मतलब रेंज स्पेस की बात करनी है, ठीक है। तो रेंज स्पेस की अगर बात करनी है तो मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया, ठीक है। P तक तो ठीक था, जिसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, TVP+1। अब ये TVP+1 क्यों ऐसा लिया, क्योंकि हमने रेंज स्पेस की बात करनी है। तो रेंज स्पेस में एलिमेंट कैसे होते हैं, TV1 TV2 TV3 TV4। दैट मीन जो भी V1 V2 V3 अप टू सोन Vn के कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी इमेजेस आती हैं, उस सेट को हम क्या बोलते थे, रेंज स्पेस। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था। तो इसका मतलब TVP+1 TVP+2 अप टू सोन TVn, ये एक सेट मैंने कंसीडर कर लिया। अभी तक ये सेट है सिर्फ, ठीक है। अब अगर मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि रेंज स्पेस में मेरे एलिमेंट कितने हैं, P-N, तो मुझे ये एलिमेंट असल में कितने हैं, इसमें से P एलिमेंट निकाल दिए हैं तो ये कितने, N में से P निकाल दो, कितने आएंगे, N-P। इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं, N-P। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये किसका बेसिस है, रेंज स्पेस का। अगर रेंज स्पेस का बेसिस ये आ गया N-P, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि रैंक कितना आएगा, N-P आएगा। अब मेरा मेन काम किस पे आ गया, इस सेट को क्या प्रूव करना, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। तो बेसिस प्रूव करने के लिए दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी, एक तो क्या, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा क्या, इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप उठाओ वो क्या पूरा का पूरा जनरेट कर दे, रेंज स्पेस पूरे को जनरेट कर दे। अगर ये दो बातें होल्ड कर दे तो हम बोल सकते हैं कि B3 हमारे पास क्या आ गया, बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है टू शो B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्टली क्या करते हैं, B3 को प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब फिर से गाइस यहाँ पे क्या आ गई चीज़, लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन लगेगी सिंपल, कि अगर आपको प्रूव करना है कि कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में क्लियर करवाया हुआ, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, कि क्या करो, एक स्केलर उठाओ, स्केलर और वेक्टर्स का क्या ले लो, लीनियर कॉम्बिनेशन,
अगर वो सारे के सारे स्केलर आपके पास जीरो आ जाएं तो हम बोलते थे वो सेट क्या है आपके पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट है आपके पास। तो हमने यही काम करना है, मुझे इस सेट को प्रूव करना है कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैंने इसके साथ क्या ले लेना है, लीनियर कम्बिनेशन। तो इसका लीनियर कम्बिनेशन ले लो, एलिमेंट लो फील्ड से अल्फा पी प्लस वन, अल्फा पी प्लस टू, अप टू सोन अल्फा एन, साथ में क्या आते हैं, वेक्टर आते हैं, वेक्टर इसके आएंगे रेंज स्पेस के, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब मेरा मेन बात क्या रहेगी, प्रूव करना अल्फा पी प्लस वन अप टू सोन अल्फा एन क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए मेरे पास। अब मुझे पता है टी ऊपर मैंने डिफाइंड कर रखा है कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा बाहर हो अंदर हो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं अल्फा को अंदर लेके जा सकता हूँ, इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि टी है पी अल्फा पी प्लस वन वी प्लस वन, टी अल्फा पी प्लस टू वी प्लस टू अप टू सोन अल्फा एन वी एन, ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी तरीके से जो स्प्लिटिंग थे सारे का सारे, जैसे क्या लिखा था, पी प्लस वन टी वी टी अल्फा पी प्लस वन टी वी पी प्लस वन अप टू सोन क्या था, टी अल्फा एन वी एन। ये मैं साफ करके लिख सकता हूँ, टी अल्फा एन वी एन इक्वल टू जीरो। तो टी लीनियर है तो वो एडिशन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है, इसका मतलब सारे के सारे मैं इसको एडिशन में लिख सकता हूँ। अब इस बात को बेटा ध्यान से देखना, टी ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने डेफिनेशन करवाई थी नल स्पेस की, नल स्पेस में कौन से ऐसे एलिमेंट आते हैं, वो सारे वी जिनकी इमेज क्या जाए जीरो, वो कहाँ पे जाते हैं, नल स्पेस में। अब इस एलिमेंट को देखिए, इसकी टी लगने के बाद क्या आ रहा है, जीरो, तो इसका मतलब ये सारा एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, नल स्पेस में चला जाएगा। अब ये नल स्पेस में चला गया, इसको मैं मान लेता हूँ सारे एलिमेंट को वी एलिमेंट नाम रख दिया कि वी एलिमेंट कमिंग फ्रॉम अ नल स्पेस वेयर वी क्या आ गया, दिस वन। इसको मैंने क्या मार्क कर लिया, स्टार, क्योंकि आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब ध्यान से, अब वी इसमें है नल स्पेस में, हमने पीछे डिफाइंड किया है B1 किसका बेसिस था, B1 जो सेट था जिसमें एलिमेंट क्या थे, V1 V2 अप टू सोन VP, ये एलिमेंट थे B1 में, और ये किसका बेसिस था, NT का। अब इसका मतलब NT में से जो भी एलिमेंट आएगा वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब V अगर नल्टी से आ रहा है, नल स्पेस से आ रहा है, तो दैट मीन V किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से, क्योंकि हमें पता है बेसिस क्या करते हैं, सारे के सारे स्पेस को जनरेट कर देते हैं। तो इसका मतलब V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट। तो बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन बीटा वन V1 बीटा टू V2 अप टू सन बीटा P VP। ये बीटा कहाँ से आ रहे हैं, बीटा सारे फील्ड से आ रहे हैं, स्केलर हैं सारे के सारे, इसको क्या मान लिया, स्टार टू। अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू दिस वन, V इज इक्वल टू स्टार और डबल स्टार को कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ किसकी इक्वल आएगी, दिस वन, दैट मीन बीटा V1 अप टू सन बीटा P VP इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा P प्लस वन VP प्लस वन अप टू सोन अल्फा एन VN। अब ये वाली सारी की सारी चीज़, ये सारे एडिशन के हैं, प्लस के हैं, तो इधर जाके क्या बन जाएंगे, माइनस के, ये सारा क्या इक्वल टू क्या गया, जीरो। अब ध्यान से ये सारे के सारे एलिमेंट को ध्यान से देखिए ये बीटा वन बीटा टू बीटा P अल्फा P प्लस वन अल्फा एन, सारे के सारे एलिमेंट हमने पीछे डिफाइंड किया था सारा का सारा कि एक B2, हमने B2 एलिमेंट बनाया था, क्या बनाया था हमने, V1 अप टू सोन VP प्लस वन अप टू सोन VN। ये हमने एक एक्सटेंड करवाया था, B1 को एक्सटेंड करके ये बेसिस बना था किसका, V का। इसका मतलब B2 क्या था, बेसिस। बेसिस क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इसके साथ जो भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है किसके साथ लिखा है, V1 देखिए एलिमेंट इसका है, V2 भी इसका है, ये सारे एलिमेंट इसी के हैं। तो इसका मतलब ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, इसका मतलब इसके साथ जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है उसके सारे स्केलर क्या होने पड़ेंगे, जीरो। इसका मतलब सारे स्केलर क्या बनेंगे इसके, जीरो, बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इसका मतलब बीटा वन सारे जीरो हो गए। तो बीटा वन सारे के सारे जीरो होने के बाद अब हमने स्टार्टिंग पे लिया था एक कंसीडर जो किया था, हमने कंसीडर यही किया था अल्फा P प्लस वन
स्टार्टिंग में हमने जो कंसीडर किया था अल्फ़ा पी प्लस वन टी वी पी प्लस टू अप टू सोन अल्फ़ा एन टी वी एन इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने ऊपर जैसे लिख दिया कि ये सारे क्या हैं जीरो, इसका मतलब ये लीनियर कम्बिनेशन लिखा हुआ है हमारे पास। ये वेक्टर किसके हैं, सारे के सारे रेंज स्पेस के, इसके सारे के सारे स्केलर के आगे इसके लीनियर कम्बिनेशन के जीरो आगे। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कि जिसका लीनियर कम्बिनेशन दिया हो सारे के सारे स्केलर के हो जाएं जीरो। देयरफॉर जो B3 सेट जनरेट किया था हमने, B3 क्या था, टी वी पी प्लस वन टी वी पी प्लस टू अप टू सोन टी वी एन, ये क्या बन गया आपके सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाले एलिमेंट, इन वाले एलिमेंट के साथ जो भी लीनियर कम्बिनेशन लोगे वो सारा का सारा क्या जनरेट कर दे हमारे पास, रेंज स्पेस। दैट मीन अगर आप कोई रेंज स्पेस से एलिमेंट उठाओ, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट आपने रेंज स्पेस में से उठाया, अगर वो एलिमेंट इन एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन से जनरेट हो गया तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ B3 है वो किसके बराबर आ जाएगा, रेंज स्पेस के। तो मैंने इसे प्रूव करने के लिए क्या किया, मैंने एक एलिमेंट उठाया, लेट y बिलोंग्स टू RT बी एनी एलिमेंट, कोई भी रेंज स्पेस का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये प्रूव किया था और ये डेफिनेशन भी क्लियर कराई थी कि टी अगर लीनियर हो, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है आपके पास v, यहाँ पे टी वी है आपके पास, ठीक है, v कहाँ पे जा रहा है, टी वी पे, अगर यहाँ पे एलिमेंट आपको मिला w में तो पक्का उसके कोरस्पॉन्डिंग पीछे एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, देयर एग्जिस्ट v, कहाँ से, कैपिटल V से। इसका मतलब यहाँ पे अगर रेंज स्पेस में से अगर आपने एलिमेंट उठाया y कोई आर्बिट्ररी, इसका मतलब V में भी पक्का कोई ना कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट पड़ा है। तो हम कह सकते हैं इस आर्बिट्ररी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग पीछे उसकी कोई प्री इमेज पड़ी है, x बिलोंग्स टू v सच दैट tx किसके बराबर आता था, v के बराबर आता था, ठीक है। उसको क्या लिख लिया हमने, स्मॉल v लिख लिया। ये अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में जाके क्लियर करवाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करवाता हूँ सारा तो थ्योरम लंबी हो जाएगी काफ़ी। अब देखिए अगर x मेरा कहाँ से आ रहा है, v से, v क्या था, वेक्टर स्पेस, एंड v का बेसिस कौन सा था, B2। इसका मतलब v का अगर बेसिस B2 है तो v का कोई भी एलिमेंट किसकी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, B2 के एलिमेंट के, क्योंकि B2 इज अ बेसिस। तो x क्या आ गया, A1 V1 A2 V2 AP VP अप टू सोन AN VN इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, AN VN कि x किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया, B2 के एलिमेंट्स के। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, t अप्लाई कर दिया, t। अब t मेरे पास क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने एक स्टेप सीधा लिख दिया कि t अप्लाई, मैंने A1 बाहर निकाल दिया सीधा ही कि अब अंडरस्टूड है कि t लीनियर है, तो A1 बाहर आ गया, TV1 A2 TV2 अप टू सोन AN TVN। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, TV1 TV2 TVP, मुझे पता था कि जब मैंने B1 को लिखा था, B1 V1 V2 अप टू सोन VP, ये किसके बेसिस थे, नल स्पेस के। नल स्पेस के हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आती है, जीरो। इसका मतलब TV1 की इमेज भी क्या आएगी, जीरो, TV2 की इमेज क्या आएगी, जीरो, TVP की भी क्या आएगी, जीरो। अब ये जीरो नहीं होंगे क्योंकि ये तो रेंज स्पेस के एलिमेंट थे ना, ठीक है। जो एलिमेंट किस में जाएंगे, नल स्पेस में जाएंगे, वही जीरो के पास जाते हैं। तो VP तक एलिमेंट थे, उनकी सभी की इमेज क्या आ गई, जीरो। तो बचा क्या मेरे पास, ये वाली चीज़ बची मेरी सारी की सारी। तो इसका मतलब y किसके बराबर आ गया, दिस वन। अब अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो चीज़ y जो मैंने रेंज स्पेस से लिया था, जो y रेंज स्पेस से लिया था वो किसके लीनियर कम्बिनेशन में आ गया, जो ऊपर हमने B3 को डिफाइंड किया था पीछे, B3 TVP प्लस वन VP प्लस टू TVN, इसके लीनियर कम्बिनेशन में आ गया। दैट मीन y जो एलिमेंट रेंज स्पेस में से लिया गया था वो किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिया गया, B3 के एलिमेंट के, मतलब B3 के सारे जितने भी एलिमेंट हैं इस लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया। दैट मीन जो लीनियर स्पैनिंग ऑफ B3 है वो किसको बना रही है, पूरे RT को। अब पूरा RT मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस y को क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट, मतलब रेंज स्पेस का कोई भी एलिमेंट आ सकता है। मैंने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं की,
कोई भी एलिमेंट, कोई भी, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब y क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B3। इसका मतलब LB3 किसके इक्वल आ गया, RT के इक्वल। अब ये क्या हो गया, B3 क्या प्रूव किया मेरे पास, बेसिस प्रूव हो गया, क्योंकि बेसिस में दो ही बातें होती हैं प्रूव करने वाली, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी लीनियर स्पैनिंग किस सारी की सारी किसके इक्वल आ जाए, रेंज स्पेस के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब B3 जो है वो बेसिस किसका आ गया, RT का। अब हमें ये भी पता है कि अगर जितने एलिमेंट बेसिस में होते हैं उतनी क्या होती है, उसकी डिमेंशन होती है। तो इसका मतलब जो डिमेंशन आ गई RT की वो कितनी आ गई, n-p। ये मैं पीछे क्लियर करवा चुका हूँ आपको। इसका मतलब रैंक, जो डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं। इसका मतलब रैंक ऑफ टी क्या आ गया, n-p। अब p पीछे मैंने अभी डिफाइंड किया हुआ था पिछले, ये p क्या था, नल्टी ऑफ टी, दैट मीन ये क्या आ गई, नल्टी ऑफ टी। तो y किसकी फॉर्म में आया था, सॉरी मेरा पेज ऊपर नहीं आया, तो y इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आया था, ठीक है। तो y क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B3 आ गया, L ऑफ B3 किसके इक्वल आ गया, RT के। B3 क्या आ गया, बेसिस हो गया, तो डिमेंशन ऑफ RT कितनी आ गई, n-p, बिकॉज B3 में जितने बेसिस में एलिमेंट होती है उतनी क्या होती है, डिमेंशन होती है। तो डिमेंशन ऑफ RT को क्या बोलते हैं, रैंक। रैंक कितना आ गया, n-p। p पीछे डिफाइंड था नल्टी, तो नल्टी ऑफ टी, नल्टी को इधर ले जाओ, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी किसकी इक्वल आ गई, n के। जो हमने थ्योरम का प्रूफ करना था कि रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी किसके बराबर आनी चाहिए, n क्या था, डिमेंशन ऑफ v। तो ये हमारा प्रूफ था रैंक नल्टी थ्योरम का। अगर आपको थ्योरम समझ में आई हो तो नीचे वीडियो के कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।